देखिए देखिए आज का जो टॉपिक है आपका वो पॉइजनली फॉर्मूला। ये जो पॉइजनली फॉर्मूला बहुत कम इंपोर्टेंस है इसकी, ठीक है। अब ये बताता क्या है, तो मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, और उस पाइप को लगा करके मैं बोतल भर रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 सेकंड में उसने इस बोतल को भर दिया, 1 सेकंड में उसने इस बोतल को भर दिया। इस बोतल का वॉल्यूम मान लीजिए वैसे तो 500 ml है, लेकिन मान लीजिए ये 1 लीटर की है। क्या है ये? तो उस पाइप से जो पर सेकंड में पानी निकल रहा है क्या निकल रहा है? 1 लीटर पर सेकंड। क्या निकल रहा है? 1 लीटर पर सेकंड। तो ये बताता है किसी पाइप से निकलने वाले लिक्विड पर सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, या पर सेकंड में उससे कितना फ्लूइड निकल रहा है। इसे पॉइजनली फॉर्मूले से दिया जाता है। इसकी कोई प्रॉपर डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन हमने डायमेंशन एनालिसिस कर रखा है, तो वहां से इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भैया, पॉइजनली फॉर्मूला, ठीक है, आसान सा है। क्या कह रहा है भैया? टॉपिक का नाम आपका ये पॉइजनली फॉर्मूला। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। लेंथ क्या है भैया उसकी? एल है, रेडियस आर है, और दोनों एंड, ट्यूब के 2 एंड होते हैं ना, दोनों एंड के अक्रॉस में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है भैया? पी है। उस फॉर्मूले को ये दिया जाता है, ये मतलब कि ना, ठीक है भैया, वी अपॉन में टी। वी क्या है? वॉल्यूम। टी क्या है? टाइम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन में टाइम, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर, रेडियस, विस्कोसिटी और लेंथ पर। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, चलो। अच्छा, इसकी वैलिडिटी भी हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही अप्लाई हो पाता है। जैसे देखिए एजम्पशन, यहां पर आपको एजम्पशन यूज करनी है। पहली क्या है भैया? फ्लो कई 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन, एक होता है लैमिनार, और एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो के लिए किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो स्ट्रीमलाइन के लिए पॉसिबल है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? स्टडी, या आप नॉर्मली इसको स्ट्रीमलाइन कह सकते हो। स्टडी मतलब यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अगला कह रहा है भैया प्रेशर डिफरेंस क्या होना चाहिए? हर जगह पर, ट्यूब के हर एक एंड पर कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देखिए ये ट्यूब है, तो यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा यहां पर भी उतना रहना चाहिए, यहां पर भी उतना रहना चाहिए। अगर प्रेशर डिफरेंस अलग अलग होगा तो क्या होगा? कौन है ये? आ जाए बेटा, आ जाए। क्या दे देना, अपना ही है भाई, अपना। बेटा मेरी बाइक में तो पेट्रोल ही नहीं है, 1000 रुपए लगाए थे कल। ओए सुन लीजिए भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। कह रहे जो पाइप है उसके हर एक पॉइंट, अरे यार सुन लो, उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर प्रेशर डिफरेंस अलग रहेगा, मान लीजिए यहां पर कम है तो यहां पर लिक्विड स्लो फ्लो करेगा, यहां पर ज्यादा है तो यहां पर लिक्विड तेज फ्लो करेगा। ऐसा में ये आपका जो कैलकुलेशन है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि प्रेशर डिफरेंस हर जगह पर क्या है भैया? सेम है, ठीक है। और दूसरा कह रहे भैया जो लिक्विड इस पाइप के वॉल के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी क्या लेनी है? 0। और जो इस सेंटर से पास कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। कल मैंने बताया था कि जो भी किसी रेस्ट वाली सरफेस के कांटेक्ट में होती है जो लिक्विड की लेयर, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। और जो दूर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वही लिखना है यहाँ पर, तो ये आपको ये भी कॉपी करना है आपको, ठीक है। अगला कह रहा है भैया कि ट्यूब कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ताकि हर पॉइंट पर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो भैया? एक जैसा हो। समझ गए? अगर वर्टिकल होगी तो यहां पर ग्रेविटी अलग तरीके से लगेगी, यहां पर अलग है, यहां पर अलग, तो इसलिए अप्लाई नहीं हो पाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वहीं पे अप्लाई हो पाता है यहां पर ट्यूब कैसी हो? हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है। अब इसके डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन इसके डायमेंशन एनालिसिस से है, तो हम डायमेंशन के थ्रू करेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। डेरिवेशन फॉर्मूला ये आएगा, डेरिवेशन देखिए। कह रहा है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड, इसको हमने एक सिंगल टर्म ले लिया। वी अपॉन में टी क्या है? वॉल्यूम पर सेकंड। किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए आपको बता दूं इस रिलेशन, इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, प्रेशर, रेडियस, विस्कोसिटी और लेंथ, है ना, 4 वेरिएबल है। और आपको बता दूं हम जिससे ड्राइव करने जा रहे हैं वो डायमेंशन एनालिसिस है। और डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू थ्रू आप मैक्सिमम 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को ही ड्राइव कर सकते हो, 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर 4 वेरिएबल को हम एक 3 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको प्रेशर अपॉन में क्या लिख देंगे? लेंथ। क्या लिख देंगे? इसका नाम होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है? प्रेशर, ये एक अलग टर्म होती है, प्रेशर अपॉन में लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट।
इसे क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। ये एक सिंगल टर्म में पी अपॉन में एल के बराबर होता है। पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है। अगला कह रहा है वॉल्यूम पर सेकंड। इस बात पे भी डिपेंड करता है भैया कि विस्कोसिटी कितनी है लिक्विड, ठीक है भैया। और प्रेशर पर सेकंड इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पाइप की रेडियस कितनी है। आर क्या है? रेडियस ऑफ पाइप। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में करते क्या थे? तो सबसे पहले क्या करते थे? वी अपॉन सारी इक्वेशन को कंबाइन कर देते थे, है ना, याद है। और उसके बाद एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते थे, और पी अपॉन एल जो पहला वेरिएबल लिया था उसकी पावर ए लिख देते थे, दूसरा वेरिएबल जो कि ईटा है उसकी पावर क्या लिखते थे? बी, और तीसरा वेरिएबल जो कि पावर क्या है? आर है, उसकी पावर क्या लिखते थे? सी। याद है नहीं याद है? अब क्या करते थे? अगले स्टेप में सबके डायमेंशन लिखते थे। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू, नीचे टाइम है तो क्या होगा? एल क्यू टी की पावर -1, ठीक है। के का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हुआ करता था। प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? एम एल की पावर -1 डी की पावर -2, ये प्रेशर का डायमेंशन है। किसका? एम एल की पावर -1 डी की पावर -2। नीचे ऑलरेडी एल है तो ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -2 डी की पावर। ये किसका हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन। कल मैंने विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखवाया था, एम एल की पावर -1 डी की पावर क्या होगी? भी। और आर रेडियस है, और रेडियस क्या होती है? खड़ो खड़ो, वहां बैठ। मारना नहीं चाहता मैं बेकार में, दिवाली पास आ रही है। एल इसकी पावर क्या है? सी। ध्यान दीजिए, अब हम देख रहे हैं भैया इधर एम एल टी है, इस राइट साइड में देखो यहाँ पर एम एल टी है, एम एल टी है, मतलब इधर राइट साइड में एम भी है, लेकिन लेफ्ट साइड में एम नहीं है। जो नहीं होता लेफ्ट साइड में और वो चीज राइट साइड में होती है, तो हम क्या करते हैं भैया? उसकी पावर को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम की पावर 0 लिख दिया। एल की पावर क्या है भैया? ये कहां से आ गया भाई दोबारा से? एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर -1, कोई दिक्कत नहीं भाई। और इधर देखिए, एम की पावर ए, एम की पावर बी, तो एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर -2a, एल की पावर -b, एल की पावर सी, तो एल की पावर -2a -b और सी। और टी की पावर क्या है? टी की पावर -2a, टी की पावर और -b, टी की पावर -2a -b। इसको सॉल्व कीजिए भैया, सब सॉल्व करोगे, एबीसी की वैल्यू निकालोगे, तो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आएगी भैया आपकी 1। क्या आएगी? 1, ठीक है। उसके बाद बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी -1, और आर की वैल्यू जो आएगी, ओ सॉरी, सी की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगी +4। कितनी आएगी? इन सारी वैल्यूज को जब आप इस वाले रिलेशन में डालोगे, इस वाले रिलेशन में, तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा आपका on putting the value of putting the value of A, B and C in first equation, तो ये आ जाएगा आपका V अपॉन में T K, फिर क्या है? P अपॉन में L की पावर A की वैल्यू क्या रखी? 1 है ना। ईटा की पावर B है, उसकी वैल्यू क्या रखी है? -1 है ना। और R की पावर C है, C की वैल्यू क्या रखी है? 4। इसको सॉल्व करोगे, V अपॉन में T, K की वैल्यू जो होती है π/8 होती है। क्या होती है? π/8 होती है, तो आपका आएगा P R की पावर 4 ईटा L। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रिलेशन आ गया, ये पॉइसली फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है भैया। पॉइसली कुछ भी नहीं है, टुच्चा सा फॉर्मूला, आने की संभावना मात्र 10 से 5% है। आ गया था 2-3 साल पहले, आया था फाइनल टर्म में गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है भैया। समझ गया? आगे बढ़ू? बढ़िया हो ना? कॉपी करोगे लास्ट में लेकिन, ठीक है। रैप्टा मार दिया तेरे, पागल हो जाएगा, समझ गया? अबे यार कर रहा सुअर कहीं का, ठीक है। सौम्या समझ गए ना बेटा? कुत्ते यही से कम से कम काम तो कुत्ते वाला मत करो। अब आता भैया स्टॉक्स लॉ। क्या आता भैया? बैन स्टॉक लॉ नहीं है, स्टॉक्स लॉ है। बैन स्टॉक को ध्यान दोगे? अपना भाई इंग्लैंड में खेलता है,
ऑलराउंडर, 6 छक्के 9 चौके। ठीक है भैया, क्या है भैया विस्कस ड्रैग, किसकी बात करने आ रहे हैं स्टोक्स लॉ में? देखिए स्टोक्स लॉ बोलता है कि भैया अगर कोई बॉडी पानी के अंदर गिर रही है, क्या गिर रही है, कहां गिर रही है, फ्लूइड के अंदर, कहां गिर रही है, तो जब भैया जब बॉडी चलेगी तो अपने जब बॉडी फ्लूइड के अंदर चलेगी तो उसके कांटेक्ट में कुछ लेयर रहेंगी, कुछ लेयर रहेंगे उसके संपर्क में। जब कुछ लेयर रहेंगे उसके संपर्क में, बॉडी क्या हो रही है, चल रही है, तो वो लेयर भी क्या करेगी, उसके साथ चलने लगेंगी, है ना। अब दूर वाली लेयर क्या है, रेस्ट में, जो उसके संपर्क में नहीं है, लेकिन जो उसके संपर्क में वो क्या करेगी, बॉडी के साथ मूव करने लगेंगे। अब जो लेयर बॉडी के साथ मूव करने लगेगी और दूर वाली लेयर क्या है, रेस्ट में, तो इस वजह से दोनों लेयर्स के बीच में क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या आएगी। और जब दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो उसको अपोज करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग, या विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है भैया, तो उसी विस्कस फोर्स के बारे में ये स्टोक्स लॉ बताता है, समझ गए। कह रहा है भैया व्हेन अ बॉडी, टॉपिक का नाम है स्टोक्स लॉ, ठीक है भैया। और ये लिखना सब टॉपिक में मतलब इसी का और करके लिखना कि विस्कस ड्रैग ऑन अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। जब एक बॉडी फ्लूइड के अंदर फॉल कर रही होती है तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग की वैल्यू कितनी लगती है वो निकालने के काम में आता है। कह रहा है भैया एक बॉडी है जो कि विस्कस फ्लूइड के अंदर गिर रही है, विस्कस फ्लूइड मतलब इसके पास विस्कोसिटी हो, ठीक है, और उसकी वो बॉडी किसके कांटेक्ट में, फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो जिसकी वजह से, ठीक है भैया, जो लेयर उसके कांटेक्ट में वो बॉडी के साथ क्या करती है, चलने लगती है, लेकिन जो लेयर क्या है, दूर है, वो क्या होती है, रेस्ट में है। एक लेयर चल रही है, एक लेयर के रेस्ट में, तो इसकी वजह से क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन सा फैक्टर आता है, विस्कस, तो वही बोल रहा है दिस प्रोड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विस्कस फोर्स व्हिच टेंड्स टू रिटार्ड द मोशन। देखिए विस्कस ड्रैग करता क्या है, मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है, और जो फोर्स मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है वो मोशन को रिटार्ड करता है, मतलब स्लो डाउन करता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है भैया। दिस रिटार्डिंग फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आपको पता होगा आप धीरे हाथ चलाते हो तो आपके हाथ में पानी कम फोर्स लगाता है, लेकिन जैसे आपकी स्पीड तेज हो जाती है हाथ में चलाने की, पानी में बर्तन धोने वाले को पता होगा, ठीक है, तो स्पीड जैसी हाथ की तेज होती है, ठीक है, तो आपके हाथ में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, तेज हो जाता है। अब स्विमर को देख लो ना, स्विमर जब तेज स्विम करने का प्रयास करता है तो वो हाथ तेज चलाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, ज्यादा जाता है, तो रिएक्शन क्या आता है उसका, ज्यादा आता है, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए, ये लिखना अपने को, ठीक है। फिर कह रहा भैया जो स्टोक्स लॉ से जो रिजल्ट आता है वो ये होता है, स्टोक्स लॉ के लिखने के बाद ये लिखना वेयर एफ क्या है भैया, कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है, क्या है भैया, विस्कस फोर्स, या नॉर्मली कई जगह पे विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं इसको। और यहां पर ईटा है, क्या है, विस्कोसिटी, क्या है, इसको साइलेंट कर ले वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी, ठीक है, और वी क्या है, वेलोसिटी। आपको बता दो विस्कस ड्रैग जब भी लगता है जब बॉडी चलती है, रुकी बॉडी पे कभी विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शन कब लगता है, जब चलोगे, चप्पल तेरी खामखा घिस जाएगी क्या, शोरूम में सालों साल चप्पलें रखी रहती है लेकिन घिसती नहीं है, रीजन क्या, रेस्ट में, वो रेस्ट में तो फ्रिक्शन ही तो चप्पलों घिसता है, ठीक है, समझ गया, बिल्कुल सेम यही होता है। अब देखिए इसकी डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन इसकी भी डायमेंशन एनालिसिस होती है, ध्यान दीजिए डेरिवेशन। डेरिवेशन में कहता है भैया जो विस्कस ड्रैग है मतलब फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी की वेलोसिटी पे। आपको पता है भैया बॉडी की वेलोसिटी, कपड़े धोते वक्त लड़कियां जितनी तेज हाथ चलाती हैं उनके हाथ पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, उतना ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये वाला भी देख लो, आप हाथ को क्या करो, एक उंगली को चलाना पानी में, उंगली का रेडियस क्या कम है, ऐसा रेडियस बोल रहा हूँ इसको, वैसे रेडियस तो स्फेरिकल बॉडी का होता है ना, मैं इसको रेडियस बोल रहा हूँ, छोटे बॉडी का, ठीक है। अब हाथ बड़ा कर दो तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, आप चलाओ हाथ, क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, यानी रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करेगा। और एक और है विस्कोसिटी पे, लिक्विड, अब देखो गैस भी तो फ्लूइड है ना, गैस भी क्या फ्लूइड है, लेकिन इसमें हाथ चलाओ कम फोर्स लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन यही पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है।
उसमें हाथ चलाओ तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगी ना, ठीक है भैया। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इनको कंबाइन कीजिए, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू द क्या होगा, ईटा आर वी, एफ इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, और वेलोसिटी की पावर क्या होगा सी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। के का कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। विस्कोसिटी का एम एल की पावर माइनस है ना टी माइनस, छी क्या लिख दिया, वो कहा गया, ये पता नहीं कहाँ जाता है। एम एल की पावर -1, टी की पावर -1 की पावर क्या भी है ए, रेडियस बोले तो लेंथ, लेंथ की पावर क्या है बी, और वेलोसिटी बोलते हैं एल टी -1 की पावर क्या भी है सी। ठीक है भाई जी, ये 1 1। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करोगे सारा, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू क्या है 1, निकालना आता ना, निकाल दो। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 आएगी, क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1 आएगी, सी की वैल्यू भी क्या है 1 आनी है। सबकी वैल्यू आ गई 1 1, डाल दीजिए इस रिलेशन में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आएगा एफ इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ ईटा की पावर ए की वैल्यू 1, आर की पावर बी, अब बी की वैल्यू 1, और v की पावर c, c की वैल्यू 1। तो ये आएगा f इक्वल्स में k की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। ये हो गया अभी विस्कस ड्रैग। अपोजिंग फोर्स है क्या, ये किसको अपोज करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को। अपोजिंग फोर्स जो दो डिफरेंट लेयर के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है उसको अपोज करता है। अब इसकी लगने की भी कंडीशन है, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर फ्लूइड के लिए हर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। पहली कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन अंडर विच द स्टोक्स लॉ वैलिड। किन कंडीशन में, पहला है भैया, आपको पता है भैया जब बॉडी किसी फ्लूइड के लेयर्स के कांटेक्ट में आएगी, बॉडी किसी फ्लूइड की लेयर के कांटेक्ट में आएगी, तो अब क्या करेगी भैया, बॉडी उसको तोड़ देगी। अब तोड़ती निकल जाती है। अब कोई पेज लो, पेज में एक बॉडी, कोई फेंक के बॉडी मारो तो पेज क्या होता है, फट जाता है, लेयर भी फट जानी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये स्टोक्स लॉ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वैसे लगेगा थोड़ा बहुत लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमें मान के चलते हैं कि जिस लेयर के कांटेक्ट में बॉडी है उसको वो फाड़ती नहीं है, उसको वो क्या करती है, एक्सटेंड कर देती है, खींच देती है, और उसका एक्सटेंशन इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, मतलब वो लेयर कभी टूट गई तो भैया जाहिर सी बात है वो रेस्ट में रहेगी, दूसरी लेयर भी रेस्ट में, तो विस्कस ड्रैग नहीं आएगा। इसलिए हमें मान के चलना है कि जिस लेयर के कांटेक्ट में आती है बॉडी, क्या कर रहा है, हाँ, तो वहां पे क्या देख रहा है, नहीं बताना साले, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। आदित्य रैप्टा मारी उसके खींच के, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा बाहर इसको, ठीक है। तो अब देखिए भैया, जिस लेयर के बॉडी कांटेक्ट में आती है उसको अपने साथ खींच करके ले आती, तोड़ती नहीं है। अब नहीं तोड़ देगी तो भैया वो तो रुकी रह जाएगी, पेज फट जाता तो वहीं रहेगा ना। तो दूसरी लेयर भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, या विस्कस ड्रैग। अब क्या करती है, जो लेयर बॉडी कांटेक्ट में आती है उसको अपने साथ लेके करती है, खींचने लगती है, चलाने लगती है, तोड़ती नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, The fluid through which the body moves has infinite extension। उसकी लेयर का एक्सटेंशन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, कभी फटती नहीं, फट जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, विस्कस ड्रैग नहीं आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है भैया, बॉडी कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली रिजिड होनी चाहिए। आपको बता दूं यहाँ पर रिजिड इसलिए बोला गया क्योंकि आपको बता दूं जो बॉडी गिर रही है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या करता है, बॉडी की शेप एंड साइज को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वो विस्कस ड्रैग की वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं आ सकती, इसलिए हमें मान के चल रहा है कि फोर्स बॉडी की शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहा, तो हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, ठीक है भैया। अगला कह रहा है भैया, देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड फ्लूइड। देखिए कह रहा है कि जिस आपको पता है भैया बॉडी है, अब मान लीजिए मेरा हाथ है, मैं हाथ दीवार पर ले, मेरा हाथ एक लेयर है, मेरा हाथ बॉडी है मान लीजिए, और दीवार क्या लेयर है। अब मैं अपने हाथ को अगर दीवार पे घिसड़ूंगा तो क्या होगा, मेरा हाथ स्लिप कर जाएगा दीवार से, दीवार को अपने साथ चला नहीं सकता। अगर मेरे हाथ को दीवार को चलाना तो मेरा हाथ बिल्कुल भी घिसना नहीं चाहिए, इसको दीवार को अपने साथ लेके चले। मान लीजिए मेरे में इतनी ताकत है, तब की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है भैया, मेरे में इतनी ताकत है कि मैंने हाथ लगाया और अपने हाथ को ऐसा करते हुए तो दीवार भी मेरे साथ क्या होगी, निकल गई। अगर मेरा हाथ स्लिप कर जाता दीवार के ऊपर तो दीवार मेरे साथ नहीं चल सकती। यही कह रहा है भैया कि जो बॉडी है वो जिस लेयर के कांटेक्ट में आती है उसके साथ स्लिप नहीं करती, उसको अपने साथ लेके चली जाती है। अब चली जाती है तो वो लेयर क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। दूसरी लेयर क्या होगी, उसके आसपास की रेस्ट में रहेगी। क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी अपोज करने के लिए कौन आएगा, विस्कस ग्रेविटी। ठीक है, हाँ हाँ, क्या कह रहा है, गाल पे दूध रहे प्रैक्टिकल। कौन बेटा, वो नहीं बोलेगा, तू ही बोल रहा होगा फालतू, मुझे पता है। ठीक है भैया, देखिए ये वाला चौथा रहने दीजिएगा क्योंकि आपको बीच से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो नहीं पढ़ा है। नीचे वाला बड़ा अच्छा है। अब देखिए भैया, मान लीजिए आपको आटा छानने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, छन्नी कहते हैं ना। हाँ, अगर मैं उस छन्नी से आइटम को छानूं तो क्या होगा, चबा निकल जाएंगे। कुछ छन्ने का मतलब है गंदगी बाहर आ जाए। ठीक है, गंदगी बाहर आ जाए। रीजन क्या है, क्योंकि जो उसमें छन्नी में छेद है, वो छेद से छोटे आइटम्स है आपके, वो आसानी से उसके अंदर पार कर पाएंगे और उस छन्नी के से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होता है, मैंने एक बॉडी छोड़ दी, बहुत छोटी बॉडी है, बहुत एकदम चिन्ह भर की। अब जो गैप्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, और मैंने जो बॉडी छोड़ी है वो इतनी छोटी है, तो वो तो आसानी से निकल जाएगी ना। अब वो आसानी से निकल जाएगी तो लेयर को चला ही नहीं सकती वो। अब भैया वो तो मॉलिक्यूलर गैप से, जितना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है उससे छोटी बॉडी है, तो बॉडी जब उससे छोटी है तो मॉलिक्यूल के गैप से निकल जाएगी, वो लेयर के संपर्क में आ ही नहीं पाएगी, तो लेयर मूव नहीं कर पाएगी। और आपको पता है लेयर मूव नहीं करेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी तो उसको अपोज करने के लिए फोर्स भी नहीं आने वाला। तो इसलिए ध्यान है ना कि भैया द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल बट इट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए ताकि वो लेयर्स के संपर्क में आ पाए। ठीक है, एटम छन जाता है क्योंकि वो लेयर से, वो छेद से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है ना। समझ गए ना मेरी बातों को। अब ये हो गया भैया, ये हो गया आपका स्टोक्स लॉ कंप्लीट हो गया। क्या बताता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ बताता है भैया विस्कस ड्रैग के बारे में। ठीक है, कब, जब एक बॉडी नीचे गिर रही होती है, तो बॉडी गिरती है तो अपने साथ में जो भी संपर्क में जो भी लेयर आती है उनको भी चलाने लगती है। चलाएगी, दूर वाली लेयर क्या होगी, रेस्ट में, वो दूसरी लेयर जो बॉडी के संपर्क में रहेगी वो चलने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को पोस्ट करने के लिए कौन आता है, विस्कस ड्रैग आता है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ये आपको जितना भी अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, किसका, स्टोक्स लॉ का तो बतेरे एग्जांपल है, बर्तन धोले एक दिन पता लग जाएगा तुझे। ठीक है, नहीं सारे एग्जांपल है, कोई भी चीज गिरा दे पानी में ना, वो ही उसका एग्जांपल है। समझ गया। अभी आएगा स्टोक्स लॉ, जैसे मैं टर्मिनल वेलोसिटी बताने जा रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी में तो कोई चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए भैया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, देखिए भैया जब आप पैराग्लाइडिंग करते जाते ना, पैराग्लाइडिंग सुना आपने वर्ड, बता रहा हूँ, ऐसा हवाई जहाज पे चढ़ते ऊपर, ठीक है, और हवाई जहाज से कूद जाते हैं पैराशूट लगा करके, पैराशूट बाद में खोलते हैं, पहले ग्लाइड करते हैं। ठीक है, अब गिरते हैं भैया, गिरते हैं तो भैया गिरते हैं तो उनकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है भैया, कोई बताएगा मुझे, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत बोल सुअर कहीं के, वो तो उसके अंदर आएगा। स्पीड क्यों बढ़ रही है, ग्रेविटी बोल सीधा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उस आदमी की स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कितनी बढ़ सकती है ना, अच्छा उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक्सेलरेशन का मतलब वो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसकी वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी ना, इनफाइनाइट भी हो सकती है। नहीं, आपको बता दो भैया, किसी बॉडी के बढ़ने की, धरती पर गिर रही है कोई बॉडी तो उसके बढ़ने की एक लिमिट होती है, उसी लास्ट लिमिट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको। अब देखिए इसका बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ने का मतलब क्या होता है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ने का मतलब क्या होता है, बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो कब होता है निधि, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उल्टा जा रही है, तो अलग जा रहा था। बिल्कुल सही कह रही है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है, अब बोलेगी एक्सेलरेशन जीरो। अब मैं फिर बोलने वाला हूं, मैं कह रहा हूं उल्टा थोड़ा, बॉडी किस बॉडी के ऊपर, मतलब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब होता क्या है,
कि कोई बॉडी गिर रही होती है ना, तो स्टार्टिंग में उसके ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो। इसका मतलब उस वक्त इसके ऊपर कोई फोर्स। कैसे हो गया ये, कैसे, क्या हुआ था ऐसा कि वहां पर फोर्स ही लगना बंद हो गया? पहले ग्रेविटी लग रही थी, नीचे आने में ग्रेविटी लगी क्या? अबे हमने तो पढ़ रखा है नीचे आने में ग्रेविटी और बढ़ गई, तो साला क्या हो गया यहाँ पे, क्या दिक्कत आ गई, कौन बढ़ाया? अच्छा, क्या हुआ, पैरासूट नहीं खोल रहा, तेरे को बगैर पैरासूट के लात मार के भगाया मैंने एरोप्लेन से, बताओ भाई। देखिए होता क्या, सुन लो, जैसे कोई बॉडी पे, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद फिर ध्यान सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ फील होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और आने की संभावना बता दे रहा हूँ एग्जाम में 100% है, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, 100% ये डेरिवेशन आएगी एज इट इज, और बहुत सिंपल डेरिवेशन है, और एकदम ओपन लॉजिक है इसका, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने सारा लॉजिक बता दिया, बस इसके टॉपिक में मैं ढाल रहा हूँ सारे लॉजिक को। देखिए भैया, आपको पता है भैया हमारे एटमोस्फेयर में क्या फ्लूइड है, एयर फ्लूइड ही तो है, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, फ्लूइड है ना। अब जैसी बॉडी आती है यहाँ पे एटमोस्फेयर के अंदर, मैं आता हूँ, बॉडी आती है कोई से, कुछ भी कोई भी आता है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर के फ्लूइड को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। जिस वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया जाता है उसका कुछ वजन होता है, और उस वजन के बराबर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्योंसी। क्या कहते हैं उसे, या नॉर्मली उसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, याद है? अब हम हवाई जहाज से कूदे तो हमारी बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर को लिक्विड को क्या किया, हटा दिया, उतना ही मेरे ऊपर ग्रेविटी नीचे लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने मेरे ऊपर लगने लगा ऊपर की तरफ फोर्स, जिसको हमने क्या बोला, बियोंसी। ठीक है, लेकिन उस वक्त बियोंसी बहुत कम थी, क्योंकि एयर डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, एयर का वजन कितना होगा, बहुत कम होगा, मुश्किल से हमारी पूरी बॉडी मिलकर के आधा किलो एयर को डिस्प्लेस कर पाती है, और आधा किलो एयर का वजन मात्र 5 न्यूटन हो गया, और हमारा वजन होता है कम से कम 600 न्यूटन के आसपास का, तो 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 600 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो बॉडी आनी कहाँ है, नीचे ही आएगी, है ना। अब क्या होता है, कुछ आगे बेटा नींद आ रही है आपको, इतना बड़ा मुंह फाड़ा, वो तो अच्छा हुआ तो दूर बैठा हो ना, चले आता उसके मुंह में तो, ठीक है। अब देखिए मुद्दे पे आओ बेटा, देखो अब हुआ क्या कि जैसी बॉडी कूदी थी, जैसे हम कूदते हैं हवाई जहाज से, तो जिस वक्त कूदते हैं उस वक्त तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, हवाई जहाज हॉरिजॉन्टली चल रहा होता है, हम कहाँ निकलते हैं, वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती है, वर्टिकल में नहीं होती है, और वर्टिकल में वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या, वर्टिकल जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में क्या है, अब वेलोसिटी इनिशियल जीरो है वर्टिकल में, तो विस्कस ड्रैग भी क्या लगेगा, क्योंकि विस्कस ड्रैग क्या होता है, मैंने बोला रेस्ट वाली चीजों पर विस्कस ड्रैग नहीं आता है ना, तो उस वक्त हम रेस्ट में थे, इसलिए विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ऊपर की तरफ केवल एक ही फोर्स लग रहा था, जो कि बियोंसी था, नीचे की तरफ कौन लग रहा है, ग्रेविटी, जो कि आपका वेट के बराबर होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी नीचे की तरफ गिरने लगी, आपको पता है अनबैलेंस फोर्स लग गया, तो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, तो नीचे की तरफ बॉडी क्या हुई, आपकी एक्सेलरेट करने लगी, एक्सेलरेट करने पर बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, अब धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये वाला फोर्स आपको पता चलने लगी बॉडी, तो क्या आ गया, विस्कस ड्रैग आ गया, क्या आ गया, पहले एक ही फोर्स काम कर रहा था, अब दो फोर्स काम करने लगे ऊपर की तरफ, एक तो बियोंसी था, दूसरा क्या था, विस्कस ड्रैग। ठीक है, समझ गया। अब आपको पता है, भाई ये तो मुद्दे पे चलने में डिस्टर्ब कर दिया यार तूने यार, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता है अनबैलेंस फोर्स है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करने से बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ रही है, शुरू में आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे बॉडी वेलोसिटी बढ़ी वैसे वैसे विस्कस ड्रैग अपने आप बढ़ रहा है, बियोंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बियोंसी तो सेम है, विस्कस ड्रैग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब बॉडी का नीचे मैंने क्या माना था, 600 न्यूटन फोर्स, नीचे नीचे कितना फोर्स लगा, 600, ऊपर बियोंसी कितनी थी, 5, अब ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 555 हो गया, कितना, सॉरी 595 हो गया, ये कितना, ये तो बढ़ सकता है ना, ये तो बढ़ सकता है, ये बढ़ के कितना हो गया, वेलोसिटी के वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और बढ़ के क्या हो जाएगा, 595, बियोंसी कितनी लग रही थी, 5, दोनों में से कितना हो गया, 600, नीचे कितना लग रहा है, नीचे उतना फोर्स, ऊपर उतना फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी की वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी पर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी इसकी डेरिवेशन होनी है, समझ गए, ये होती है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। साले 600 न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर कितना लग गया, विस्कस ड्रैग कितना लग रहा है, 995, और बियोंसी कितनी लग रही है, 5, क्योंकि विस्कस ड्रैग तो बढ़ सकता है ना वेलोसिटी के बढ़ने पर, नीचे आते वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 595 और 5 कितना हो गया, 600, नीचे कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया,
जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी आ गया ना, समझ गया। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, समझ गया भाई, समझ में आ गया सबको। ये किसने किया है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको उतना लिखना ही लिखना है अपने को, है ना, टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, बॉडी कहां गिर रही होती है, तो अपने साथ लेयर को भी लेके चलती है जिनके कांटेक्ट में आती है। साइड की लेयर क्या होती है, रेस्ट में, उसके कांटेक्ट में जो लेयर होती है वो क्या होगी, मोशन में। अब मोशन में आगे तो वहां पर ऊपर की तरफ उसकी मोशन के उल्टी डायरेक्शन में कौन लग रहा है, विस्कस ड्रैग, क्या लगने लगा, वही लिखा हुआ है। प्रोड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस विस्कस फोर्स, क्या करती है, और जो कि उसकी मोशन को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। एज अ, ठीक है, एज दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज, आपको पता है जैसे बॉडी नीचे आती है और लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, और इसकी वजह से विस्कस ड्रैग भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है ऊपर की तरफ। एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें बॉडी का वेट यानी ग्रेविटी किसके बराबर आता है भैया, ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट बोले तो ब्योंसी, और साथ साथ में विस्कस फोर्स। ये बॉडी गिर रही है, नीचे कौन लग रहा है, वेट, वेट बोले तो ग्रेविटी, ऊपर कौन लग रहा है, अप थ्रस्ट बोले तो ब्योंसी, ठीक है भैया। और साथ साथ में कौन लग रहा है, विस्कस, इसको एफ बी लिखता हूं, इसको एफ डी लिखता हूं, ये क्या होगा, 6 पाई ईटा वी, वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, और ईटा आर, आर क्या इसकी रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर है ना, अंदर जा, तू अंदर जाना, आर, ये भी आपकी रेडियस, समझ गए भैया। ये अब थ्रस्ट है और ब्योंसी, कितना गंदा लिखा हुआ ना, ये साफ कर दो उसको। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ब्योंसी इक्वल टू वेट ऑफ द, वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इस बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होगा, समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं भैया, अप थ्रस्ट, थ्रस्ट और सी वाई, समझे भैया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर नो नेट फोर्स, बॉडी के ऊपर लगता है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर जीरो, नेट फोर्स क्या हो गया भैया, जीरो, इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल वेलोसिटी, क्या है ये, टर्मिनल, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है भाई जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे ये सब क्या हो गया, बताना पड़ेगा इसको, ऊपर नीचे जो है, ठीक है। कह रहा व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस प्रोड्यूस द मोशन, ये बता दिया ना मैंने आपको, ये सारा ये अंडरलाइन कर रखा है, ये लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेज आती है जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है, बॉडी एक्सीलरेट करना बंद कर देती है, ठीक है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी is known as terminal velocity, जो वेलोसिटी कांस्टेंट आती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी। तो आकाश लेवल बॉडी साइंस, चल साले, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन,
कंडीशन क्या होगा भैया? इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो उस वक्त क्या होगा? वेट बराबर में किसका वेट? वेट ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी जो गिर रही है, इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट प्लस विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? बॉडी का वेट कितना होता है? एम इंटू में जी मास ऑफ बॉडी। अब थ्रस्ट क्या होता है? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी। कैसा हो गया जब से? इंटू में जी विस्कस ड्रैग क्या होता है आपको बताया मैंने, 6 पाई ईटा। वेलोसिटी क्या हो चुकी है? टर्मिनल के बराबर इंटू में आर। आर क्या? रेडियस, ठीक है। मास क्या होता है वॉल्यूम का? मास क्या होगा बॉडी का? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और डेंसिटी ऑफ बॉडी मैंने क्या मान लिया? इसकी डेंसिटी है रो। और जिस फ्लूइड में गिर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। ये फ्लूइड है और ये बॉडी है, ठीक है। तो मैं किसकी डेंसिटी मास निकाल रहा हूं? बॉडी का। तो बॉडी का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी का वॉल्यूम इंटू में बॉडी की डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी क्या है? रो। और इंटू में क्या आ गया जी? अच्छा, मास ऑफ फ्लूइड निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? मास ऑफ फ्लूइड में वॉल्यूम किसका होता है? बॉडी का ही होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्ले। तो वॉल्यूम आपको वही लेना है। डेंसिटी किसकी लेनी है? फ्लूइड की, क्योंकि मास फ्लूइड का निकाल रहा हूं। अब जब नहीं उठा, हेलो, हाँ भाई, जब उठा नहीं रहा मैं कॉल तो उसका मतलब पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं तू अभी बाद में बात करूंगा, तो इतना बड़ा नवाब नहीं है, समझ गया? फोन काट, ठीक है। इंटू में जी, और ये क्या हो गया? 6 पाई ईटा वेलोसिटी, और ये क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है भैया? अरे यार, ठीक है, इतना हम अभी कर देते हैं, आगे का बाद में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अरे अभी नहीं, अभी कॉपी करना ना हमको। ये तो इसमें बोल रहा हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ये तो ऑनलाइन वाले को बोल रहा था ना मैं। 90% कर दिया मैंने। नोटशिप कर रहा हूँ, हम कभी पहुंच सकी।